आपने लोन दिया लेकिन पैसा नहीं आया, क्या आपको पता है इसे हम क्या कहते हैं? चलिए समझते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट का कंसेप्ट क्या होता है। दोस्तों, एनपीए का मतलब होता है वो लोन अकाउंट्स जिसमें लोग अपने बोरिंग अमाउंट को रीपे नहीं करते हैं। एक रीपेमेंट शेड्यूल दिया जाता है कि इस हिसाब से आपको पेमेंट करनी है, लेकिन जब उस हिसाब से पेमेंट नहीं की जाती है तो उसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दिन भी पेमेंट डिले हो गई या 10 दिन पेमेंट डिले हो गई तो आप उसको एनपीए बोल देंगे। तो एक क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया है कि अगर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट का कंपोनेंट 90 डेज तक रिसीव नहीं हुआ तो आप उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं इन जनरल लैंग्वेज। वैसे क्राइटेरिया डिफरेंट है, सीसी लिमिट के लिए अलग है, क्रॉप लोन्स के लिए अलग है, क्रेडिट कार्ड के लिए अलग है एंड सो ऑन। लेकिन फॉर जनरल केस विच सिंपली से कि अगर 90 डेज तक प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का कंपोनेंट अगर ओवर ड्यू रहा तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट में भी फर्दर कैटेगरी होती है, जैसे कि एक सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी है जिसको हम सब स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। इसी तरह से डाउटफुल एसेट की कैटेगरी है जिसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। एंड इसी तरह से थर्ड कैटेगरी है लॉस एसेट की कैटेगरी। अब जैसे एनपीए की एज बढ़ती रहती है ये कैटेगराइजेशन चेंज होती रहती है, यानी कि सबसे पहले सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी जो 1 साल तक चलती है, उसके बाद डीएफ 1 कैटेगरी में आ जाएगा जो कि 1 साल तक चलेगा, फिर डीएफ 2 में आ जाएगा जो कि 2 साल तक चलेगा, उसके बाद डीएफ 3 में रहता है जो कि अनलिमिटेड टाइम के लिए रह सकता है। और अगर बैंक का ऑडिटर कहता है कि किसी वजह से आप लोन को राइट ऑफ नहीं करने वाले और लोन को अपनी किताबों में रखने वाले हैं तो आप उसको अपनी लॉस एसेट की कैटेगरी में भी शामिल कर सकते हैं। एंड इन कैटेगरीज के बेस पर ही आपको प्रोविजन को मेंटेन करना पड़ता है और वो होता है आईआरएसी नॉर्म्स के मुताबिक, यानी कि इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स के हिसाब से। अब डेफिनेटली अगर सब स्टैंडर्ड है तो प्रोविजन कंपैरेटिवली कम होती है, डाउटफुल होगा तो प्रोविजन और ज्यादा होती है एंड लॉस के केस में तो 100% ही प्रोविजन होती है। प्रोविजन इज द अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट का बैलेंस अमाउंट आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा एक तरह से बफर जोन में, कि कल को ये लोन नहीं आया तो पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि बैंक को डिपॉजिटर्स के हित को भी संभालना है। अब एनपीए का इंपैक्ट जो होता है वो काफी सीरियस होता है। प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि इनकम रिड्यूस हो गई है, रीपेमेंट्स आपको आ नहीं रही है, आपकी प्रोविजनिंग कॉस्ट बढ़ती है। एनपीए गया तो प्रोविजनिंग आपको ज्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी। इवन स्टैंडर्ड लोन्स में भी प्रोविजनिंग मेंटेन करनी पड़ती है लेकिन बहुत कम। एनपीए पढ़ते ही प्रोविजनिंग काफी ज्यादा मेंटेन करनी पड़ती है एंड साथ ही साथ क्रेडिट साइकिल भी आपका खराब हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है, यानी कि जो नए लोन सैंक्शन करोगे उसके लिए मुश्किल बन जाती है। अब एनपीए होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है जेन्युइन वे में बोरर को दिक्कत आई हो उसके बिजनेस में जिसमें की वजह से वो इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर पा रहा। एक बहुत प्रोमिनेंट रीजन इकोनॉमिक स्लोडाउन हो सकता है या फिर कोई महामारी जैसे कोविड-19 था। लेकिन कई केसेस में विलफुल डिफॉल्ट भी होता है जहां पर पैसे होते हुए भी लोग पैसा पे नहीं करते हैं, या फिर यह भी हो सकता है कि क्रेडिट अप्रेजल बहुत घटिया रहा हो जब लोन सैंक्शन किया गया था, या फिर पोस्ट सैंक्शन फॉलोअप काफी बुरा रहा है। अब सवाल आता है एनपीए को बैंक मैनेज कैसे करेंगे, क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। बैंक चाहे तो सरफेसी एक्ट में प्रॉपर्टी को या फिर एसेट को सीज कर सकते हैं, सरफेसी एक्ट आया था 2002 में, या फिर आरडीडीबी एफआई एक्ट यानी कि रिकवरी ऑफ डेप्ट ड्यू टू द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसके तहत डीआरटीज बनाई गई थी, वहां पर भी आप रिकवरी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। लोक अदालत के थ्रू कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट भी की जा सकती है एक कॉमन ग्राउंड के ऊपर, या कई बैंक अपने एनपीए को सेल कर देते हैं टू द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जहां से उनको सिक्योरिटी रिसिप्ट्स में आगे लिक्विडिफाई कर दिया जाता है, या जहां पर जेन्युइन बोरोअर डिफॉल्ट हुआ है वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग करके भी वायबिलिटी मेंटेन की जा सकती है। इवन कई केसेस में सिक यूनिट्स को एडिशनल फाइनेंसिंग की जाती है ताकि वो अपने एनपीए के स्टेटस से बाहर आ पाए। सी आरबीआई के द्वारा बैंक्स को एनपीए को मैनेज करने के लिए कई गाइडलाइंस हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जिसके बारे में डेफिनेटली आपने सुना होगा वो है पीसीए यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। इसी तरह से बैड बैंक जिसको एनएआरसीएल कहते हैं, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड कहा जाता है, उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि बैड लोन्स को वो परचेज कर ले और लिक्विडिटी बैंक के पास फिर से आ जाए। और एनएआरसीएल वही काम करेगा जो एआरसी करते थे एंड साथ के साथ रिकवरी का काम भी करेगा। एंड आरबीआई के द्वारा रेगुलर ऑडिट की जाती है ताकि सब चीजों को एंश्योर किया जा सके। लास्ट बात जो यहां पर समझने वाली है कि एनपीएस का समाधान करना सभी बैंक्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। अगर बहुत ज्यादा एनपीए हो जाएंगे तो पूरा का पूरा इकोनॉमी सिस्टम जो है
वो ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी की ग्रोथ को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। अगर इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो लोगों को लोन तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन अगर पैसा रुक जाएगा, वापस नहीं आएगा बैंक के पास, यानी कि एनपीए बढ़ जाएगा, तो बैंक नए लोन कहां से देंगे? और साथ ही साथ डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को भी बचाना होता है। तो इसलिए सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए एंड एनपीए को रिकवर करने के लिए। तो दोस्तों ये था नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर एक छोटा सा पर्सपेक्टिव। अगर कंप्लीट वीडियो इसके बारे में देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां पर एनपीए से रिलेटेड टेक्निकल नो हाउ, न्यूमेरिकल्स, केस स्टडीज ए टू जेड सब चीजें मैंने शेयर करी हैं एंड इफेक्टिवली आप उनकी कैलकुलेशंस को भी जान सकते हो और एनपीए के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग पा सकते हो। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करना ना भूलना। सो मिलेंगे एक अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।